चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग अगेन, मोस्ट वेलकम इन द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ जीसीआई एंड दिस इज आशीष राठौर। तो बेटा लास्ट क्लास अपन ने कहाँ तक पढ़ा था? अपन इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे थे एक तरह से ना। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट तक पढ़ लिया था हम लोगों ने। टेस्टिस और ओवरीज कैसे बनते हैं। टेस्टिस हमेशा फीमेल मेल की बॉडी में, टेस्टिस जो है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में तो एब्डोमिनल कैविटी में थे, लेकिन एम्ब्रियोनिक कंडीशन के 8वें महीने में ये डिसेंड होकर स्क्रोटम सैक में चले गए और थ्रू आउट द लाइफ वो वहीं रहेंगे। जबकि हम लोग बात करें जो फीमेल है उसके अंदर ओवरीज थ्रू आउट द लाइफ इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी रहेगी। मैंने कारण बता दिया था, टेम्परेचर। ठीक है, एग्जाम में सिर्फ टेम्परेचर आता है, लेकिन टेम्परेचर से क्या होता है, वो मियोसिस और माइटोटिक डिवीजन था, वो एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, वो मैंने बता दिया था, आपको याद हो गया होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ये पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, जिसमें से बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। चलिए देखो क्या होता है, ध्यान से सुनना। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मेल और फीमेल में इनका डेवलपमेंट कैसे होगा समझना। ठीक है, अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट कैसे होता है इसको समझने के लिए अपने को थोड़ा सा किडनी वाला पार्ट पढ़ना पड़ेगा। सर आप रिप्रोडक्शन पढ़ाते पढ़ाते एक्सक्रीटरी सिस्टम क्यों पढ़ा रहे हो? जरूरी है यहाँ पे। देखो बेटा, याद कीजिए, किडनी का डेवलपमेंट जो होता है बेटा अपनी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, वो होता है नेफ्रोटोम प्लेट से होता है। अब जो नेफ्रोटोम प्लेट है इसके 3 पार्ट होते हैं, एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर। नेफ्रोटोम प्लेट के 3 पार्ट हैं। सपोज ये नेफ्रोटोम प्लेट है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में नेफ्रोटोम प्लेट जो है वो बनती है किडनी फॉर्मेशन के लिए। अब देखो, किडनी का जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, मेल की किडनी हो चाहे फीमेल की किडनी हो, दोनों का डेवलपमेंट नेफ्रोटोम प्लेट से होता है। अब नेफ्रोटोम प्लेट के 3 पार्ट है, प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक। प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक। प्रो, मीजो, मेटा। अब जो प्रो, मीजो, मेटानेफ्रिक है बेटा, ये क्या होते हैं? नेफ्रोटोम प्लेट के अलग अलग पार्ट हैं। इसका एंटीरियर प्रोनेफ्रिक, मिडिल पार्ट मीजोनेफ्रिक, पोस्टीरियर पार्ट प्रोनेफ्रिक। अब एक बात बताओ, इवोल्यूशन में हम लोगों ने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, ऑन्टोजेनी रिपीट फाइलोजेनी। अब ऑन्टोजेनी रिपीट फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है? देखो सुनना, ऑन्टोजेनी रिपीट फाइलोजेनी का मतलब है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हम हमारे एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स को रिपीट करते हैं, यानी जो हमारे एंसेस्टर हैं उनके कैरेक्टर को हम रिपीट करते हैं, यानी जिनको हम रिपीट करते हैं लिटरली वो हमारे एंसेस्टर होते हैं। ये इवोल्यूशन का एक सबूत है, प्रूफ है। ठीक है, तो नेफ्रोटोम प्लेट जो है बेटा इसके 3 पार्ट है, प्रोनेफ्रिक, मिजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक। अब प्रोनेफ्रिक जो है ना, ये शुरुआती किडनीज जो बनी थी प्रोनेफ्रिक थी, है ना। फिर मिजोनेफ्रिक बनी फिश वगैरह इनके अंदर, फिर मेटानेफ्रिक किडनी बनी रेप्टाइल, बर्ड, मैमल वगैरह के अंदर। अपनी किडनी कैसी है? मेटानेफ्रिक। फाइन। तो पुराना कैरेक्टर किसी भी इंडिविजुअल ने, चूंकि हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हैं, देखो तो ये चीजें बहुत, ये ऑन्टोजेनी रिपीट फाइलोजेनी ये मानो ऑलमोस्ट हर दिन आएगा। कोई भी कैरेक्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आया, कोई भी कैरेक्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आया, किस लिए आया? क्योंकि एंसेस्टर का कैरेक्टर है। तो जो पुराना कैरेक्टर होता है वो आया है सिर्फ अपने आप को रिपीट करवाने के लिए कि हाँ भाई मैं कैरेक्टर हूं, क्योंकि एवोल्यूशन तो हम मेरे से ही हुआ है। लेकिन वो पुराना कैरेक्टर है तो खत्म हो जाएगा, और यदि आपका एडवांस कैरेक्टर है तो ग्रो कर जाएगा। जैसे आप में पहले गिल स्लिट बने, हम मैमल में ह्यूमन की बात कर रहा हूं, हमारे अंदर पहले गिल स्लिट बने, तो गिल स्लिट बने खत्म हो गए, ये बताने के लिए कि भाई फिश हमारी एंसेस्टर है। और फिर लंग्स बने, तो लंग्स क्या बन के खत्म हो गए क्या? नहीं सर, ये बन के बनते ही जाएंगे, ग्रो ही करते जाएंगे। तो पुराना कैरेक्टर बनता है केवल रिपीट होकर खत्म होने के लिए कि हाँ भाई खत्म होना है, हमको शो करना है कि हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है में इवोल्यूशन इस तरह से हुआ है। और एडवांस कैरेक्टर बनेगा फर्दर ग्रोथ करने के लिए। ये बात याद रखना, पुराना कैरेक्टर बनता है खत्म होने के लिए और एडवांस कैरेक्टर बनता है फर्दर ग्रो करने के लिए। वो पुराना कैरेक्टर बस रिपीट कर रहा है अपने आप को, इवोल्यूशन में ऐसा होता है।
तो एक बात बताओ, नेफ्रोटोम प्लेट जो है वो हमारे अंदर बनी, ठीक है भाई। अब नेफ्रोटोम प्लेट जो है मेसोडर्म ओरिजिन की होती है, ठीक है। नेफ्रोटोम प्लेट के तीन पार्ट, प्रोनेफ्रिक, मेसोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक, ऐसा समझो। तो सबसे पुराना जो प्रोनेफ्रिक पार्ट है, अब प्रोनेफ्रिक इतना पुराना पार्ट है बेटा कि ये तो बनते ही खत्म हो जाएगा। तो आप एक बात बताओ, चलो उससे पहले एक चीज बताओ, हमारी किडनी कैसी, मेटानेफ्रिक। तो पोस्टीरियर पार्ट जो है नेफ्रोटोम प्लेट के तीन पार्ट है, एंटीरियर पार्ट, मिडिल पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। इनके नाम क्या क्या है बेटा, नाम ही लिख देता हूं बेटर में इनकी जगह, ये तो पता है अपने को। पोस्टीरियर एंटीरियर, जो इसका बात करें, पोस्टीरियर पार्ट है, एंटीरियर पार्ट है, मिडिल और पोस्टीरियर पार्ट। तो एंटीरियर पार्ट को हम लोग बोलेंगे प्रोनेफ्रिक, मिडिल पार्ट को मीजोनेफ्रिक, पोस्टीरियर पार्ट को बेटा मेटानेफ्रिक, ठीक है। अब जो प्रोनेफ्रिक पार्ट है, चलो पहले मेटा बता देता हूं। मेटा क्या बनाएगा, मेटा हमारी किडनीज बनाएगा, यानी मेल हो या फीमेल हो, दोनों की किडनी मेटानेफ्रिक होती है। यानी ये जो हमारी किडनी रखी है ना इधर पीछे, हाँ, एब्डोमेनल कैविटी में पीछे डोर्सल साइड पर, दोनों मेटानेफ्रिक है, ठीक है भाई। तो मेटानेफ्रिक पार्ट तो हमारा एडवांस करेक्टर हुआ, हम मैमल खुद की बात करें तो बेटा बताओ, मीजोनेफ्रिक और प्रोनेफ्रिक पार्ट कैसा हमारा एडवांस करेक्टर है कि पुराना करेक्टर है। तो आप कहेंगे कि सर ये पुराना करेक्टर है। तो पुराने करेक्टर को क्या होना चाहिए, एम्ब्रियो डेवलपमेंट फर्दर खत्म होना चाहिए या फर्दर ग्रोथ करना चाहिए। तो आप कहोगे सर खत्म होना चाहिए, बिल्कुल खत्म होना चाहिए, और खत्म ही होगा, खत्म ही होगा। अब जो जितना पुराना करेक्टर है वो उतना जल्दी आएगा और उतना जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इन दोनों में भी जो ज्यादा पुराना करेक्टर बेटा प्रोनेफ्रिक है, तो ये फटाफट ही कर जाएगा डीजनरेट, ये फटाफट डीजनरेट कर जाएगा। बात करें जो है फटाफट डीजनरेट कर जाएगा, ठीक है भाई। पुराना करेक्टर प्रोनेफ्रिक खत्म हो गया, मेटानेफ्रिक एडवांस करेक्टर है तो लाला ये ग्रो करेगा और हमारी किडनीज बनाएगा। अब आता है मीजोनेफ्रिक। तो मीजोनेफ्रिक जो है, जल्दी बोलो ये कैसा करेक्टर है, ये हमारा एडवांस है कि पुराना करेक्टर? सर पुराना है, तो मछलियों की किडनी होती है, एम्फीबियंस की होती है, हमारी तो मेटानेफ्रिक है। तो मीजोनेफ्रिक आप खुद बताओ बेटा, ये हमारे अंदर फर्दर डीजनरेट करेगा कि फर्दर ग्रो करेगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में? सर एम्ब्रियो डेवलपमेंट में बनेगा और फर्दर डीजनरेट कर जाना चाहिए। तो डीजनरेट होने से पहले ये छोटी सी डक्ट की फॉर्म में बसती है और बाद में फिर डीजनरेट कर जाएगा। उसी डक्ट को बेटा हम लोग बोलेंगे मीजोनेफ्रिक डक्ट, मीजोनेफ्रिक डक्ट, क्या इसका एक और नाम है वुल्फियन डक्ट। तो मुझे क्वेश्चन का आंसर दो, वुल्फियन डक्ट हो चाहे मीजोनेफ्रिक डक्ट हो, दोनों एक ही है। वुल्फियन डक्ट हो चाहे मीजोनेफ्रिक डक्ट हो, ये मेल हो चाहे फीमेल हो, क्या दोनों की एम्ब्रियोनिक कंडीशन में एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होगी? यस सर होगी। तो दोनों का फ्यूचर क्या होना चाहिए? सर ये पुराना करेक्टर इवोल्यूशन क्या, तो दोनों को खत्म होना चाहिए, दोनों के अंदर खत्म होना चाहिए, मीजोनेफ्रिक या वुल्फियन, नाम दो है एक ही डक्ट, लोअर करेक्टर खत्म हो जाना चाहिए। हाँ तो खत्म ही होगा। अब मेल हो चाहे फीमेल हो बेटा, दोनों के अंदर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन डेवलप करवाने के लिए भी एक डक्ट बनती है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन डेवलप करवाने के लिए भी एक डक्ट बनती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मुलेरियन डक्ट। ये जो मुलेरियन डक्ट है, ये जो मुलेरियन डक्ट है, ये हमारा एडवांस करेक्टर है, ये भी मेसोडर्म से बनती है और ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बनाने के लिए बनी है। तो एक बात बताओ, मेल हो चाहे फीमेल हो, क्या दोनों के अंदर एम्ब्रियोनिक कंडीशन की बात करें, दोनों इतने इतने से हैं भी एम्ब्रियोनिक कंडीशन, क्या बेटा दोनों के अंदर दो डक्ट होगी? बिल्कुल होगी। एक मुलेरियन होगी, एक वुल्फियन होगी, बिल्कुल मुलेरियन वुल्फियन। मेल के अंदर भी एक मेल है एक फीमेल है, इसमें भी मुलेरियन वुल्फियन, इसमें भी मुलेरियन वुल्फियन। तो दोनों में बताओ भाई, दोनों में जो वुल्फियन या मीजोनेफ्रिक है, जो वुल्फियन है, उसका करेक्टर, वो उसका टेंडेंसी क्या है, टेंडेंसी क्या है उसकी इवोल्यूशन के दौरान, उसकी टेंडेंसी क्या रही है? सर ये लोअर करेक्टर है, दोनों में इसको खत्म होना चाहिए। अच्छा बिल्कुल। अच्छा मुलेरियन, सर मुलेरियन तो हमारा एडवांस करेक्टर है, तो इसको फर्दर ग्रोथ करना चाहिए। चेक करते हैं क्या होता है, ठीक है। चलिए पहले फीमेल को चेक करते हैं। तो फीमेल में क्या होगा, फीमेल में क्या होगा लाला, कि देखो
ये जो मीजोनेफ्रिक वुल्फियन है, बोले ये हमारा एडवांस करेक्टर नहीं सर, लोअर करेक्टर खत्म होगा और कौन ग्रो करेगा? मुलेरियन। तो पता है क्या होगा? फीमेल के अंदर मुलेरियन डक्ट ग्रो करेगी और करना भी चाहिए, एडवांस करेक्टर है। अच्छा, मुलेरियन का एक और नाम है पेरा मीजोनेफ्रिक। सर मीजोनेफ्रिक तो इसका है? हाँ नहीं, मैंने बोला पेरा। देखो पेरा का मतलब क्या होता है? आसपास, सराउंडिंग। मेडिकल में पेरा का मतलब होता है सराउंडिंग, जैसे अम्बिलिकल कोड, पेरा अम्बिलिकल, इस तरह से। तो ये एक्चुअली मीजोनेफ्रिक भी एब्डोमेनल कैविटी में थी, उसी के पास आई तो पेरा ने मीजोनेफ्रिक बोल दिया। तो दूसरा नाम है बेटा इसका पेरा मीजोनेफ्रिक डक्ट। मुलेरियन याद रख लेना, काम चल जाता है अपना, ठीक है। अब मुलेरियन डक्ट और पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है, ये हमारा एडवांस करेक्टर है। चलो पहले फीमेल की बात करें, मेल में भी दोनों डक्ट बनेगी। चलो पहले फीमेल की बात करें, लेडीज फर्स्ट। फीमेल के अंदर बेटा मुलेरियन भी है, वुल्फियन भी है। कौन ग्रो करेगी? सर मुलेरियन, क्योंकि हमारा एडवांस करेक्टर है। कौन डिजनरेट करेगी? डिजनरेट या रिग्रेशन या खत्म होगी? सर वुल्फियन, ठीक है। तो फीमेल के अंदर बेटा मुलेरियन डक्ट या पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट जो है ग्रो करेगी, और डक्ट ग्रो करके बात करें फीमेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बनाएगी, वेजाइना, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो फीमेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट बेटा मुलेरियन डक्ट ने करवाया। अच्छा, तो फिर फीमेल के अंदर ये वुल्फियन डक्ट क्या करेगी? सर ये तो लोअर करेक्टर है, खत्म हो जाएगी। और खत्म होने के बाद ये वेस्टिजियल होता होता खत्म हो जाएगा तो लास्ट में। हाँ, तो वुल्फियन डक्ट का कोई फ्यूचर नहीं है, और खत्म होता होता जो छोटे छोटे धागे बच जाते हैं, इन धागों का कोई रोल नहीं है बॉडी के अंदर, कोई रोल नहीं है, लोअर करेक्टर है बेटा है तो खत्म हो जाएगा कंप्लीटली। तो मैं लिख देता हूं यहां पर कि लिख देता हूं मीजोनेफ वुल्फियन डक्ट जो है वो खत्म होगी, तो मैं इसको अलग से लिख देता हूं। तो क्या होगा इस ड्यू टू रिग्रेशन, रिग्रेशन बोलते हैं खत्म होने को, ठीक, मतलब खत्म हो रहा है ड्यू टू रिग्रेशन। आप और इजी लैंग्वेज लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम। हिंदी में लिखना चाहो कत्ते हिंदी में भी लिख सकते हो। ड्यू टू रिग्रेशन ऑफ वुल्फियन डक्ट। वुल्फियन डक्ट का जब रिग्रेशन हुआ बेटा, तो वुल्फियन डक्ट जब खत्म होगी तो कुछ नहीं, दो छोटे छोटे धागे बचते हैं। क्या क्या बोलेंगे इनको? एपोफोरन, पैराफोरन। कोई फंक्शन नहीं है इनका, क्योंकि ये तो लोअर करेक्टर है, वेस्टिजियल से भी लोअर माना जाएगा ये तो लोअर करेक्टर पूर्णतः खत्म हो जाता है। बात करें और ये यूट्रस और बात करें जो है यूट्रस और बात करें फेलोपियन ट्यूब, और फेलोपियन ट्यूब और ओवरी के बीच में लगे हुए धागे होते हैं, इनका कोई फंक्शन नहीं होता, क्योंकि लोअर करेक्टर कहां से फंक्शन करेगा। चलिए, तो फीमेल में क्या हुआ? सर जो होना था वो हुआ। चलो पहले फीमेल की बात करते हैं, मेल की बाद में। फीमेल में दो डक्ट थी, रिवीजन करो फटाफट। मुलेरियन थी, वुल्फियन थी। वुल्फियन हमारा करेक्टर है क्या? नहीं सर, लोअर करेक्टर है। तो अच्छा, मुलेरियन नहीं, ये हमारा करेक्टर है सर। तो मुलेरियन को क्या करना चाहिए? ग्रोथ, और वुल्फियन को रिग्रेशन। हाँ, तो बेटा मुलेरियन ने ग्रो किया और ये ऑर्गन बना दिया, और वुल्फियन का रिग्रेशन हुआ और दो धागे बन गए, कोई काम नहीं इनका। हाँ सर। चलो लाला, अब आते हैं मेल पे। थोड़ा ढंग से सुनना है इसको, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर समझ में आएगा, गारंटी मेरी है। मेल के अंदर क्या है बेटा कि मेल के अंदर भी मुलेरियन वुल्फियन होगी। तो नॉर्मली जो विद द नेचर है, जैसे फीमेल बिल्कुल विद द नेचर से लिए, बिल्कुल प्रकृति के अकॉर्डिंग चलिए कि मुलेरियन ग्रो कर गई और वुल्फियन रिग्रेट कर गई। चलो अब मेल का नंबर आता, मेल में भी वुल्फियन मुलेरियन दोनों है, ये मुलेरियन है, ये वुल्फियन है। तो नेचुरली तो क्या होना चाहिए सर? मुलेरियन को तो ग्रो करना चाहिए और वुल्फियन को रिग्रेट होना चाहिए, पर पता है क्या होता है? मेल में ऐसा नहीं होता। सर क्यों नहीं होता? क्योंकि मेल के अंदर बेटा मैं बात बताऊं, एक्चुअली मुलेरियन जो ग्रो करती है ना, तो मुलेरियन यदि ग्रोथ करेगी तो मुलेरियन ये ऑर्गन बनाती है। क्या हम मेल में ये ऑर्गन डेवलप करवाने हैं क्या? बोले नहीं सर, हम चाहते हैं ना मेल प्योरली मेल बने। बोले हाँ सर। अब मुलेरियन ग्रोथ तो करवाती है, एडवांस करेक्टर तो है, पर करेक्टर वो ये ग्रो कराती है, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी मेल में। तो हाँ, तो मेल में फिर क्या है कि मेल में तो प्रॉब्लम हो जाएगी, दिया अपन ने सब कर दिया। तो मेल में एक शानदार अरेंजमेंट होता है कि मेल को भैया मेल बनाना है, ऐसे बाइसेक्सुअल नहीं बनाना कि ये भी डेवलप करके, नहीं नहीं नहीं, हम चाहते हैं कि मेल प्योरली मेल बने। तो नेचर ने एक शानदार अरेंजमेंट किया। अब मेल को मेल बनाता कौन है सर? मेल की जेनेटिक्स, वाई क्रोमोसोम। सुनना,
मेल की जेनेटिक्स वाई क्रोमोसोम, बस एक्स क्रोमोसोम है। तो मेल में जो वाई क्रोमोसोम है, ये वाई क्रोमोसोम क्या करेगा, वाई क्रोमोसोम को जैसे आपने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा, वाई क्रोमोसोम बनवाएगा टीडीएफ, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। तो उसे टेस्टिस बनेगी एम्ब्रियो डेवलपमेंट में। टेस्टिस से बेटा एक हार्मोन रिलीज होगा, टेस्टिस में बनेगी सर्टोली सेल, सर्टोली सेल एक हार्मोन बनाएगी जिसका नाम है AMH। फुल फॉर्म बोलूं, मैं एक चीज बोलता हूं हमेशा, साइंटिस्ट हम ही है, नाम हम रखते हैं तो ज्यादा कंफ्यूज मत हुआ करो। सर्टोली साइंटिस्ट का नाम है और उससे एक हार्मोन रिलीज हुआ जिसका नाम है AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन, एंटी मुलेरियन हार्मोन। मेरे हिसाब से जो इंटेलिजेंट बच्चा उसको सब समझ में आ गया कि सर मेल में जो विद द नेचर जो होना चाहिए था वो क्या था कि मुलेरियन ग्रो करनी थी और वुल्फिन का रिग्रेशन होना था कि वुल्फिन तो मछलियों की किडनी बनाती है, अपनी थोड़ी ना बनाती है, तो अपने अंदर तो लोअर करेक्टर खत्म होना चाहिए। तो मेल में बिल्कुल उल्टा होता है, जो मुलेरियन डक्ट ग्रो करनी चाहिए थी बेटा वो तो रिग्रेट हो जाती है क्योंकि एंटी मुलेरियन हार्मोन बना दिया, और जो रिग्रेट होने जा रहा था वो ग्रो कर जाएगा। और ये सब किसने करवाया, वाई क्रोमोसोम, इसीलिए तो उसको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। और तभी मेल मेल बन पाएगा कैसे, ड्यू टू वाई क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम से टीडीएफ, टीडीएफ से टेस्टिस बना बेटा, टेस्टिस में सर्टोली सेल बनी, सर्टोली सेल में एमएच बना, एंटी मुलेरियन हार्मोन। तो जो मुलेरियन ग्रो कर रही थी उसको तो हमने रिग्रेट कर दिया, ओ जो रिग्रेशन में जा रहा था उसको ग्रो करा दिया, यानी मेल अगेंस्ट द नेचर जाएगा। और मेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वुल्फिन डक्ट ग्रो कराएगी, जो आपका लोअर करेक्टर है, वेस्टिजियल है बात करें जो, वो ग्रो करके मेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब यही देखो बायोलॉजी, शानदार चीज है बायोलॉजी, ठीक है, समझ में आया। तो मेल में बिल्कुल, यानी मेल एग्जैक्टली अगेंस्ट द नेचर गया, फीमेल बेचारी भोली भाली विद द नेचर गई। देखो मेल हमेशा से दुष्ट होते हैं, ये बचपन से अगेंस्ट द नेचर जा रहे हैं, बिल्कुल बात करें अगेंस्ट द नेचर जा रहे हैं, लेकिन अगेंस्ट द नेचर नहीं जाते तो फिर ये मेल भी नहीं बनते। आई बात समझ में। तो मेल में जो डेवलपमेंट होगा कैसे होगा, चलो इधर देखो, मेल के अंदर क्या होगा बेटा, मेल के अंदर वो ग्रो करिएगा वुल्फियन, वुल्फियन डक्ट या मीजोनेफ्रिक डक्ट, ये ग्रो करेगा और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन डेवलप करवाएगा, एपिडिडाइमिस। वाज देयर फ्रेंड्स, सेमाइनल वेसाइकल। अच्छा, ये मेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन डेवलप कर गए, तो फिर रिग्रेशन जो है मेल में, इसका रिग्रेशन हो जाएगा, जो हमारा एडवांस करेक्टर था वो रिग्रेट कर गया, हाँ बिल्कुल रिग्रेट कर गया। मैं इसका पूरा कारण लिख देता हूं, पूरा कारण लिखता ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए। यानी मैंने बोला था ना एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर, ड्यू टू वाई क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम की वजह से, ड्यू टू वाई क्रोमोसोम क्या बनेगा बेटा, टीडीएफ। इसको बोलते हैं हम लोग टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर से जो है क्या बनेंगे, टेस्टिस। टेस्टिस में क्या बनेगी, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल बात करें क्या बनाएगी बेटा, AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन। एंटी मुलेरियन हार्मोन। अब एंटी मुलेरियन हार्मोन क्या काम करवाएगा, मैं लिख देता हूं, ड्यू टू एंटी मुलेरियन हार्मोन क्या होगा बेटा, नाम ही है, मुलेरियन का रिग्रेशन करवाएगा, रिग्रेशन मतलब खत्म होना, रिग्रेशन ऑफ मुलेरियन डक्ट। और पता है कैसे, छोटा सा, जैसे यहां धागा, धागे लायक स्ट्रक्चर बची, यहां भी धागे लायक ही बचेगी, क्योंकि आपने रिग्रेशन नहीं कर दिया तो जो भी बनेगा बिल्कुल बेकार सा बनेगा। और ये बनता है बेटा प्रोस्थेटिक यूट्रिकल। प्रोस्थेटिक यूट्रिकल पता है क्या होता है, मेल की प्रोस्टेट ग्लैंड के सेंटर में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसका कोई फंक्शन नहीं होता क्योंकि आपने रिग्रेशन करा दिया। आ गया समझ में, इस तरह से होता है भाई मेरे। तो एक बात बताओ, प्रोस्थेटिक यूट्रिकल मुलेरियन के खत्म होने से बना है, यानी ओरिजिन तो मुलेरियन ही है, और मुलेरियन में इधर वेजाइना बन रहा है, तो वेजाइना का होमोलोगस प्रोस्थेटिक यूट्रिकल हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो इस तरह से बेटा अपने जो बात करें हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है मेल में। फटाफट से रिवीजन करा देता हूं, ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से सुनना।
मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल, दोनों के अंदर बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो ठीक है बिल्कुल सेम जो मीजोडर्म से उससे ग्रो करेंगे, लेकिन टेस्टिस बाहर आ जाते हैं, मेल में फीमेल में नहीं आते, कारण बता चुका हूं। फीमेल के अंदर अब आते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पे, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो है वो फीमेल तो बिल्कुल विद द नेचर जाती है, जो करना है करना है, लेकिन मेल बिल्कुल अगेंस्ट द नेचर जाता है और तब ये मेल बन पाता है। तो फीमेल में क्या होता है, मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के अंदर दो दो डक्ट बनेगी, कौन सी, एक तो मुलेरियन बनेगी, एक वुल्फिन बनेगी। अब लाला मुलेरियन हमारा एडवांस करेक्टर है, इसको ग्रो करना चाहिए, वुल्फिन लोअर करेक्टर है, वो तो मछलियों की किडनी बनाता है, अपनी थोड़ी बनाता है, तो खत्म होना चाहिए। तो फीमेल में यही हो रहा है, मुलेरियन ग्रो कर रहा है और वुल्फिन डिग्रेड कर रहा है। हाँ, तो मुलेरियन ग्रो कर रहा है तो मुलेरियन ने फीमेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बना दिए और वुल्फिन डिग्रेड दो धागे बने जिनका कोई काम नहीं। लेकिन मेल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेल में यदि आपने बात करें मुलेरियन को ग्रो करा दिया तो मेल में भी ये ऑर्गन बन जाए, और हम नहीं चाहते कि मेल में ऐसा हो। तो मेल ने अपनी जेनेटिक्स का बात करें जो है फायदा उठाया, वाई क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम के कारण बात करें बेटा टीडीएफ बनेगा, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, उससे टेस्टिस बनेंगे, टेस्टिस में सटोली सेल बनेगी, सटोली सेल में बात करें एंटी मुलेरियन हार्मोन बनेगा, तो अगेंस्ट द नेचर जाएगा। तो जो मुलेरियन डट ग्रो करना चाह रही थी एंटी मुलेरियन हार्मोन, उसको तो डाउन कर देगा, और जो डाउन जा रहा था उसको ग्रो करा देगा, अगेंस्ट द नेचर जाएगा। तो वुल्फिन डक्ट इसके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन डेवलप कराएगी, और वाई क्रोमोसोम, टीडीएफ, टेस्टिस, सटोली सेल, एंटीमुलेरियन और एंटीमुलेरियन हार्मोन की वजह से मुलेरियन का रिग्रेशन हो जाएगा और प्रोस्टेटिक क्यूटिकल बन जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। फटाफट से ड्रॉ करो, फिर आगे चलते हैं अपन लोग, फटाफट मेक इट फास्ट। आई थिंक लिख लिया होगा, ठीक है ना। चलिए अब देखो क्या होता है, ये तो था मुलेरियन डेवलपमेंट। अब आते हैं हम लोग मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, वो है टेस्टिस। तो टेस्टिस के पहले पोजीशन पढ़ेंगे और स्क्रोटम में कैसे प्रेजेंट होते हैं वो पढ़ेंगे, फिर टेस्टिस की इंटरनल स्ट्रक्चर वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हियर वी गो। तो डायग्राम बनाता हूं मैं, आप लोग पहले समझना फिर बाद में बनाना। बोर्ड क्या थोड़ा छोटा है, कहां तक देखो स्क्रोटम जो है बेटा वो मेल बॉडी के बाहर निकले हुए हैं और ये एक होता है, ठीक है, ये एक ही होता है। डायग्राम में मैंने ऊपर जगह छोड़ी अभी, है ना, एक ही स्किन का बना होता है। भाई स्किन का बना हुआ पाउच है बेटा, बस मेल की बॉडी से बाहर की तरफ चला गया, स्किन का एक पाउच है जिसके अंदर दो टेस्टिस रखे होते हैं, टेस्टिस दो होते हैं पर स्क्रोटम से एक ही होता है। अब स्क्रोटम से भी स्किन का बना हुआ बेटा, तो इसको अपन क्या क्या बोल सकते हैं, देखो आप इसको स्क्रोटम बोल दो, स्क्रोटल सेक बोल दो, या एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी बोल। भाई
एब्डोमिनल केविटी थी वही तो बेटा एक्सपांड कर रही है, वही तो एक्सपांड करके बात करें इस तरह से स्ट्रक्चर बना ली, तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल केविटी अपन ने इसको बोल दिया। फाइन, ठीक है। अब ये है तो आउटर मोस्ट तो स्किन ही होगी ना बेटा, आउटर मोस्ट क्या होगी, स्किन होगी, लेकिन स्किन में फोल्ड होते हैं, इसे छोटे फोल्ड होते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया कम ज्यादा यानी घटा के बढ़ा के हम इसका थर्मो रेगुलेशन करवाएंगे। मैंने बताया था टेम्परेचर मेंटेन करना है यहाँ पे, क्योंकि अभी अंदर टेस्टिस आएंगे, टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी से 2 से 3 कम ही रहना चाहिए, ना ज्यादा ना बहुत ज्यादा कम, ठीक है। तो टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए फोल्ड होते हैं, बात करें। अब क्या, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को आपने स्क्रोटम, स्क्रोटल से एब्डोमिनल कैविटी बोला। अब इसमें लेयर्स क्या क्या आती है बेटा, उसको पढ़ते हैं हम लोग। सबसे बाहर की तरफ, सबसे बाहर की तरफ क्या है, स्किन, और इसके जस्ट अंदर की तरफ आता बेटा सुपरफिशियल फेसिया। फेसिया वर्ड आ रहा समझ लेना, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, इसको फेसिया बोलते हैं हम लोग, ये बात याद रखना, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर को फेसिया अपन बोलते हैं। फाइन, स्किन। अब बाहर से यदि अपन इसको देखते हैं तो ऐसे हॉरिजॉन्टल फोल्ड तो होते ही है, साथ ही सेंटर में बेटा एक मिड लाइन नजर आती है, एक मोटी सी मिड लाइन नजर आती है, सेंटर में बाहर से एक मोटी सी मिड लाइन नजर आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे मीडियन राफी। बाहर से सेंटर्स में एक मिड लाइन नजर आती है, बिल्कुल सेंटर में एक मिड लाइन नजर आती है, बाहर से एक्सटर्नली स्किन में मिड लाइन, इसको बोलते हैं मीडियन राफी, ठीक है। अब क्या होता है देखो, सबसे बाहर की तरफ बेटा क्या है, स्किन और सुपरफिशियल फेशिया। लेकिन मेल जब अपनी प्यूबर्टी एज पर जाता है तो प्यूबर्टी एज पर उसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की अवेलेबिलिटी होगी, इससे उसका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी आएंगे, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में प्यूबिक हेयर भी आते हैं। तो उसी तरह से ये जो स्किन है, स्किन के ऊपर भी यानी स्क्रोटम के स्किन के ऊपर भी प्यूबर्टी एज के बाद यहाँ पर प्यूबिक हेयर जो है वो यहाँ पर बेटा ग्रो कर जाते हैं, प्यूबिक हेयर। और किसकी वजह से ग्रो की है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। तो यहाँ प्यूबिक हेयर जो है वो ग्रो कर जाते हैं, प्यूबिक हेयर ग्रो कर जाते हैं। तो ये है प्यूबिक हेयर, ठीक है। अब स्किन में कितनी लेयर्स है, इसकी एनाटॉमी पढ़ लेते हैं, वैसे नॉर्मली नहीं आता है आज क्वेश्चन पर, पढ़ रहे तो अपन सब कुछ पढ़ेंगे। तो स्किन और सुपरफिशियल फेशिया के नीचे बेटा यहां पर क्या होती है, एक मसल आती है, तो अपन ठीक है, जो मसल है उसको हम लोग बोलेंगे डार्टोज मसल। डार्टोज मसल बेटा नेचर में जो होती है ना, इन वॉल्यूंट्री मसल है, और पता है इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। तो आप कहेंगे सर हाइपोथैलेमस तो थर्मो रेगुलेशन करता है, हाँ तो वही तो ना। देखो अब समझना थर्मो रेगुलेशन कैसे होता है, साथ साथ समझ लो। इसके अंदर अभी टेस्टिस का डायग्राम में बनाऊंगा, इमेजिन को लो कि यहाँ टेस्टिस है। मेल ने क्या किया, जानबूझकर अपनी बॉडी से टेस्टिस को बाहर निकाल दिया। क्यों, क्योंकि सर बाहर उसको लो टेम्परेचर चाहिए। अब बाहर जब उसको लो टेम्परेचर चाहिए तो ठीक है निकाल दिया, लेकिन बेटा बाहर तो एटमॉस्फेयर है। सपोज आप कहीं रशिया में ऊपर रह रहे हो, बिल्कुल पता लगा माइनस में टेम्परेचर है, या आप राजस्थान जैसे हॉट क्लाइमेट में पता लगा 50 हो गया। अब टेस्टिस को कितना चाहिए सर, अपना होता है 36.5 या 737 मान लो, 2 से 3 यानी 35 का आसपास चाहिए। तो हमेशा 35 ही चाहिए, हाँ सर हमेशा 35 चाहिए। तो सर हमेशा 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कैसे मेंटेन कर पाएंगे स्क्रोटम से, क्योंकि टेस्टिस को तो वही चाहिए, और वो नहीं होगा तो फिर वो इतने सारे स्पर्म नहीं बनेंगे जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, 10 की पावर 12 से 10 की पावर 13 प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। तो सर फिर अब क्या करें, तो पता ही क्या होगा बेटा, बॉडी ने एक शानदार, अरे अपन ट्रू वार्म ब्लडेड एनिमल है, ऊपर से हाइपोथैलेमस, शानदार बात करें हाइपोथैलेमस है तभी तो है हम लोग। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, ये जो डार्टोज मसल है जो इनवॉल्यूंटरी नेचर की, उससे थर्मो रेगुलेशन करवाएगा। अब याद कीजिए आपने इकोलॉजी यदि पढ़ी है, नहीं भी पढ़ी है, तो एक प्रिंसिपल सुना होगा एलेन्स लॉ। क्या है मैं बता देता हूं कि जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा हीट लॉस उतना ज्यादा होगा, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा हीट लॉस उतना ज्यादा होगा, और बॉडी अंदर से ठंडी रहेगी। और जितना सरफेस एरिया कम रहेगा हीट लॉस कम होगा, पसीना कम आएगा, और बॉडी अंदर से गर्म रहेगी। ये एरिया सरफेस एरिया वाला कॉन्सेप्ट है, बाकी इकोलॉजी में पढ़ना। तो क्या होता है भाई मेरे कि सर्दियों के दौरान, जब सर्दियां हैं तो सर्दियों में क्या होगा बेटा, ये जो स्क्रोटम है जो कि स्किन के नीचे मसल है, तो ये मसल कॉन्ट्रेक्शन करेगी, और कॉन्ट्रेक्शन करने से क्या होगा कि ये जो सरफेस एरिया है, ये स्क्रोटम का जो सरफेस एरिया है ये कम हो जाएगा। जब सरफेस एरिया कम हो जाएगा
तो स्वेटिंग कम होगी, यानी पसीना कम निकलेगा, और पसीना कम निकलेगा तो अंदर ही एक तरह से हीट जो है मेंटेन रहेगी, क्योंकि पसीने से गर्मी तो निकल रही है ना, तो पसीना कम निकलेगा, तो हीट एक तरह से कंजर्व कर लिया आपने उसको, तो टेस्टिस अंदर से गर्म रहेंगे। सर सर्दी होगी तो ये तो सर्दी का हो गया बा, गर्मी में वाइसे वर्षा कर दो इसको। गर्मियों में क्या होगा बेटा कि भयंकर टेम्परेचर है, बॉडी टेम्प और सर्दियां बहुत ज्यादा है, तो इतने बात करें जो है ये इतने ज्यादा सिंक हो जाएगी कि टेस्टिस बिल्कुल बॉडी के चिपक जाएंगे और बॉडी से बॉडी की हीट रिसीव कर लेंगे और ले दे के फाइनली उनका टेम्परेचर उतना ही रहेगा 35 के आसपास जितना उनको चाहिए। गर्मियों में उसको उल्टा कर दो कि गर्मियों में बात करें भयंकर, बॉडी में तो चलो 37 है लेकिन बाहर बात करें जो है 50 हो गया, तो फिर क्या होगा बेटा, ये स्किन को बिल्कुल बात करें इनलार्ज कर देंगे, तो टेस्टिस का जो बात करें वो होगा बेटा सरफेस एरिया मतलब माफ कीजिएगा स्क्रोटम सेक का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और स्क्रोटम सेक का जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो स्वेटिंग ज्यादा होगी, पसीना ज्यादा आएगा, और पसीना ज्यादा आने से हीट लॉस होगा और टेस्टिस पर कूलिंग इफेक्ट आ जाएगा, टेस्टिस वापस ठंडे हो जाएंगे। यानी कुल मिलाकर टेम्परेचर कोई सा भी हो हाइपोथैलेमस मेंटेन कर लेगा, इसलिए तो बोलते हैं हाइपोथैलेमस थर्मोरेगुलेटरी सेंटर है। ठीक है बेटा, यानी टेस्टिस का टेम्परेचर भी मेंटेन करके चलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डार्टोज मसल है, ये भी क्लियर हो गया। फिर इसके अंदर की तरफ थर्ड नंबर पर एक और बेटा थिन कनेक्टिव टिश्यू लेयर आ जाती है, ये बहुत सारी लेयर्स आ जाती है, देखो थिन कनेक्टिव टिश्यू लेयर आ जाती है, इसको हम लोग बोलेंगे स्पर्मेटिक फेसिया, ये लेयर है। फिर इसके अंदर की तरफ एक और मसल की माफ कीजिएगा थिन कनेक्टिव टिश्यू की बेटा एक और लेयर इसके अंदर आ जाती है, एक और लेयर, वन मोर लेयर। और इसको हम लोग बोलेंगे क्रीमेस्टिक फेसिया। ठीक है, ये इस तरह से ले रहे। तो देखो सबसे बाहर की तरफ बेटा जो है स्किन प्लस सुपरफिशियल फेशिया, सेकंड नंबर पर डार्टोज मसल जो थर्मोरेगुलेशन करिए, थर्ड नंबर पर स्पर्मेटिक फेशिया और अंदर फोर्थ नंबर पर कीमेस्टिक फेशिया। ठीक है, ये इस तरह से हुआ। बात करें अब क्या होता है बेटा कि अपना जो बात करें जो मेल है इसमें स्क्रोटम है, इसके अंदर दो टेस्टिस रखे होते हैं, देखो ठीक है। ये जो बात करें ये वाला तो हो गया बेटा बात करें जो है राइट टेस्टी, और ये हो गया लेफ्ट टेस्टी। लेफ्ट टेस्टी थोड़ा सा नीचे होता है। आप कहेंगे सर क्या ये ऐसे हवा में लटके होते हैं क्या? नहीं नहीं, हवा में क्यों लटकेंगे बेटा, इसमें धागे होते हैं नीचे की तरफ, इसमें कुछ ये देखो एलास्टिन फाइबर के बने हुए धागे होते हैं, और इन एलास्टिन फाइबर के बने हुए धागों को हम लोग बोलेंगे गुबर्नेकुलम या मीजोर्चियम। आप कहेंगे सर ये गुबर्नेकुलम या मीजोर्चियम ने इनको नीचे होल्ड किया हुआ है? यस, इनको नीचे होल्ड किया हुआ है। तो सर एक बात बताओ, टेस्टिस तो एब्डोमिनल कैविटी में थे ना? हाँ, एब्डोमिनल कैविटी में थे। तो ये गुबर्नेकुलम क्या करते हैं बेटा, इन टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी से खींचते 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 फाइनली इनको नीचे लेके आते हैं, फाइनली इनको नीचे लेकर आते हैं। अब नीचे लेकर आते हैं तो एक डिसेंडिंग पाथवे बन जाता है, एक डिसेंडिंग पाथवे बन जाता है। अब डिसेंडिंग पाथवे कैसे बनता है देखो समझना। एक्चुअली होता क्या है कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जो टेस्टिस हैं, जैसे मेल बेबी इतना सा है, तकरीबन तकरीबन उसके चौथे महीने के आसपास टेस्टिस बन चुके हैं। ठीक है, वो एब्डोमिनल कैविटी में रखे हुए हैं, और स्क्रोटम भी बन चुके हैं, तो गुबर्नेकुलम भी बन चुके हैं। तो गुबर्नेकुलम बेटा नीचे स्क्रोटम से लेके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर तक आएंगे। अब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में क्या होता है बेटा कि धीरे धीरे ये गुबर्नेकुलम शॉर्ट होता है, गुबर्नेकुलम शॉर्ट होता है। तो आप कहेंगे सर गुबर्नेकुलम को शॉर्ट होने का ऑर्डर कौन देता है? टेस्टोस्टेरोन। तो आप कहेंगे सर टेस्टोस्टेरोन तो प्यूबर्टी एज के बाद रिलीज होता है। हाँ, मेनली टेस्टोस्टेरोन प्यूबर्टी एज के बाद ही रिलीज होता है, लेकिन वेरी लिटिल कंसंट्रेशन, अराउंड बात करें जो है 30 नैनोग्राम 40 नैनोग्राम, इतना सा टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है जो गुबर्नेकुलम की शॉर्टनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये गुबर्नेकुलम को शॉर्ट करेगा, टेस्टिस बंधे हुए नीचे आ जाएंगे। चलो सर मान लिया आपकी बात की नीचे आ जाएंगे, पर सर ये बताओ कि टेस्टिस नीचे आते किसे हैं? कोई होल होता है, कोई किनाल होती है, होता क्या है भाई? थोड़ा सा ढंग से समझना, वैसे ये वाला पार्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको ना पढ़ाओ तो फिर अधूरा सा लगता है। देखो सुनना, एब्डोमिनल कैविटी में बेटा अपने टेस्टिस जो है, मेल की बात करें तो मेल में टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी में रखे हुए एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, भ्रूणावस्था में। ठीक है, अब एब्डोमिनल कैविटी में रखे हुए
बच्चा भी इतना सही है, 4 महीने का तो इतना सही होता है, ठीक है। तो अब टेस्टिस ने खुद ने टेस्टोस्टेरोन बनाया कि भैया मुझे नीचे लेके चलो। तो क्या हुआ, गुबर्निकुलम शॉर्ट हुए। लेकिन शॉर्ट कैसे होते हैं और इनका पैटर्न क्या होता है समझा। मेल में ये जहां पर बेल्ट बांधते हैं बेटा, ये जो बोन है ये होती है आपका पेल्विक गर्डर, ठीक है। इलियम इश्चियम प्यूबिस होती है ना, इलियम इश्चियम प्यूबिस। तो आगे बात करें, ये इलियम बोन होती है, ठीक है। तो ये जो बोन है, तो यहां पर अंदर की तरफ बिल्कुल लोअर एब्डोमेन में अंदर की तरफ बात करें बेटा, क्या होता है कि दीवार जो है, पेट की दीवार की बात कर रहा हूं मैं, पेट की दीवार, जो पेट की दीवार है उसमें दो तरह की मसल होती है, सुपरफिशियल मसल और डीप मसल, एब्डोमिनल मसल। एक तो सुपरफिशियल एब्डोमिनल मसल और डीप एब्डोमिनल मसल। तो इन मसल्स में क्या होता है, माइन्यूट सा गेप होता है, और जो गुबर्निकुलम होते हैं ना वो उन्हीं गेप के बीच में लगे होते हैं। यानी गुबर्निकुलम बात करें जो है वो क्या होंगे बेटा, एब्डोमेन केविटी में, मेल में ये पार्ट, इससे थोड़ा सा नीचे पार्ट, लगभग यहां पर, अब कैमरा में नजर नहीं आ रहा होगा ये, इस पार्ट पर बिल्कुल इमेजिन कर लो, थोड़ा सा पार्ट इससे थोड़ा सा नीचे गया अपन, यहां पर ये जो बोन है इससे अंदर की तरफ बात करें टेसिस रखे हुए, और ऑब्लिक पैटर्न में ये नीचे की तरफ जा रहे हैं, ऑब्लिक पैटर्न में नीचे की तरफ, तिरछे नीचे की तरफ जा रहे हैं, और नीचे स्क्रोटम सेक में जुड़े हुए, नीचे स्क्रोटम सेक में जुड़े हुए। तो क्या होता है, चलो एक छोटे से डायग्राम से समझाता हूं मैं आपको, इधर समझना, छोटे से डायग्राम से, रफ डायग्राम है। ये मान लो टेस्टिस है बेटा, ठीक है, ये आपकी ये स्क्रोटम है, और ये टेस्टिस बेटा ये यहां रखे हुए हैं, एक राइट टेस्टिस लेफ्ट टेस्टिस, ठीक है। और जो गुबर्निकुलम मेलाला ये इनसे जुड़े हुए हैं, ये देखो, समझ जाना, डायग्राम समझाने के लिए बनाया मैंने, है ना, कि बोर्ड में क्या जगह नहीं इतनी अपने पास, ऑनलाइन में बोर्ड को छोटा कर देते, कैमरे में इतना आता नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा कि ये टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी में रखे हुए हैं। अब ये यहां से लेके यहां तक का ये जो पार्ट है ना, ये पता है क्या है, ये पार्ट आपकी जो बात करें पेट की दीवार है, दीवार के बीच में चल रहा है ये पार्ट, यानी ये पेट की दीवार है, दीवार में दो तरह की मसल, सुपरफिशियल मसल बाहर की तरफ, डीप एब्डोमिनल मसल अंदर की तरफ, दोनों के बीच में गैप है। तो यूं मानो कि ये धागा जो है बेटा, ये धागा जो है इसको आप लोग मान लो कि गुबर्निकुलम है, और ये ऑब्लिक पोजीशन में, इधर भी राइट साइड में, लेफ्ट साइड में भी बेटा, और इधर लेफ्ट साइड, क्योंकि दो है ना टेस्टिस, तो एब्डोमिनल कैविटी से लेकर नीचे तक धागे निकले हुए, और धागा दीवार के अंदर, और दीवार में क्या है बेटा, मसल्स दो तरह की, सुपरफिशियल और डीप, और ये एक तरह से लेयर की फॉर्म में होती है, ठीक है, लेयर की फॉर्म में होती है, सुपरफिशियल मसल और डीप मसल, सुपरफिशियल मसल और डीप मसल, और दोनों मसल्स के बीच में क्या होता है, माइन्यूट सा गैप होता है, और इसी गैप में बात करें जो है ये गुबर्निकुलम लगे हुए दोनों साइड पर, तो ऑब्लिक पैटर्न बन गया, ऑब्लिक पैटर्न बन गया। जैसे टेस्टोस्टेरोन मिलेगा वो खींचेंगे, शॉर्ट होंगे होते, यानी जो इतने बड़े थे शॉर्ट होते 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 तो 8वें महीने के बाद यहां पर इसको लेके आ जाएंगे। अब क्या होता है कि मसल्स के बीच में गैप एक तरह से बढ़ता जाता है, क्योंकि गैप में से मोटे मोटे टेस्टिस पास आउट हुए, एब्डोमेन की दीवार में से पास आउट हुए, ऑब्लिक पैटर्न में नीचे की तरफ गए हैं वो, तो पास आउट हुए, तो दोनों मसल्स के बीच में क्या हुआ बेटा कि यहाँ गैप बन गया, तो गैप बनने से क्या है, कैनाल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, फेसिया इसको कवर कर लेते हैं, तो बेहतरीन कैनाल बन जाती है, और उसी कैनाल को हम लोग बोलेंगे इंग्वाइनल कैनाल। तो दोनों ऑब्लिक पैटर्न में इंग्वाइनल कैनाल बनती है, ठीक है, दोनों ऑब्लिक पैटर्न में, दोनों बात करें जो पेल्विक रीजन में इंग्वाइनल कैनाल बनी, तो इंग्वाइनल कैनाल इस तरह से बनेगी, ये इंग्वाइनल कैनाल, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों तरफ बेटा, ये इंग्वाइनल कैनाल क्या बनी, ये इंग्वाइनल कैनाल। अब इंग्वाइनल कैनाल में कौन से मंथ में टेस्टिस का होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो लगभग 4th to 5th मंथ में टेस्टिस यहां होते हैं, लगभग 6th to 7th मंथ में टेस्टिस इंग्वाइनल कैनाल के बिल्कुल बीच में आ जाते हैं। ये तकरीबन 8th मंथ जो है, 8th मंथ लगभग वो बिल्कुल यहां आगे, और आफ्टर 8th मंथ 8वें महीने के बाद टेस्टिस फाइनली इस तरह से आ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, एक क्वेश्चन आया था आईपीएमटी में कि एक इमेच्योर मेल बेबी पैदा हुआ, तो बेटा इमेच्योर मतलब 8 महीने से कम का ही मानेंगे अपन उसको, उसके टेस्टिस कहां है, स्क्रोटम में तो नहीं है, स्क्रोटम तो खाली रहेंगे, तो टेस्टिस कहां है, ऑप्शन थे कि एब्डोमिनल कैविटी में या इंग्वाइनल कैनाल में, आंसर जाएगा इंग्वाइनल कैनाल में, क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी में तो चौथे महीने के आसपास ही उसमें घुस गए थे, और कैनाल में खिंचते खिंचते फिर नीचे आ रहे थे, यानी वो पेट की दीवार में, क्योंकि कैनाल आपकी पेट की दीवार की मसल्स के बीच में बनी हुई जगह, उसी को कैनाल बोलते हैं, इंग्वाइनल कैनाल। समझ में आया, तो आप इसको अलग से पहले बना लो, ठीक है, ये इस तरह से होता है। इसका मतलब दोनों तरफ बेटा क्या होगी, कैनाल प्रेजेंट होगी,
आप ऐसा करो, उसको फटाफट बना लो, फिर मैं मिटाता हूं कि जगह नहीं है, ठीक है। और आपने बना लिया। दोनों तरफ बेटा इधर इंग्वाइनल केनाल प्रेजेंट होगी, देखो। हाँ, इंग्वाइनल केनाल। अब इसके नोमेनक्लेचर कर देता हूं। जो अंदर की तरफ बॉडी कैविटी की तरफ खुल रहा है बेटा, उसको हम लोग बोलेंगे, बात करें जो है डीप इंग्वाइनल रिंग। जो तो नीचे स्क्रोटम की तरफ खुल रहा है बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। और बीच में जो केनाल बनी उसको इंग्वाइनल केनाल बोलेंगे। इंग्वाइनल केनाल। इंग्वाइनल केनाल किस किस से बनी है सर? एब्डोमिनल मसल्स और फेसिया से। एब्डोमिनल मसल प्लस फेसिया, इन दोनों से मिलकर बनी है, ठीक है। अच्छी बात है। अब क्या हुआ कि ठीक है, टेसिस नीचे आ गए, पर एक बात बताओ बेटा, टेसिस ठीक है डिसेंड होते होते तो नीचे आ गए, इस तरह से होता है। एक बात बताओ, टेसिस फाइनली डिसेंड होते 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 स्क्रोटम सेक में आ गए, लेकिन एक बात बताओ, टेसिस में सब स्पर्म वापस मेल की बॉडी में जाएंगे, लेकिन टेसिस एक ऑर्गन है, मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ाया था, किसी भी ऑर्गन को 4 मैंडेटरी सप्लाई होती है, आर्टरी, वेन, नर्व और लिम्फेटिक। और यहां तो वास डिफरेंस होगा जो स्पर्म को लेकर भी जाएगी, तो 5 स्ट्रक्चर हो गई। अब मैंने आपको एग्जांपल दिए थे आज के सर्कुलेटर से कि अपन हाथ ऐसे करके सोते तो हाथ दब जाता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, माफ कीजिएगा, नर्व दब जाती है, ब्लड सप्लाई तो नहीं दबती। अब मेल की जो टेस्टिस है लाला, वो तो बॉडी के बाहर निकले हुए, और 4 सप्लाई आर्टरी, वेन, नर्व, लिम्फेटिक से तो होगी होगी, और साथ ही साथ वास डिफरेंस भी है, और ये 5 स्ट्रक्चर सॉफ्ट है। भाई बॉडी के अंदर कोई स्ट्रक्चर है तो वो नहीं दबेगी, जैसे बॉडी को कितना भी बेंड करो, लीवर किडनी की सप्लाई नहीं दबेगी। लेकिन मेल की टेस्टिस है, मेल ने सपोज बॉडी को टोन किया, बेंड किया, तो सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट हो सकती है, दब सकती है, उसमें तो आर्टरी, वेन, नर्व सब दब जाएगी, क्योंकि तो बाहर जा रही है बॉडी से। तो नेचर ने क्या सोचा कि यार बिना ब्लड के तो ऑक्सीजन के तो हालत निमट जाएगा, टेस्टिस ही खत्म हो जाएंगे सब 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे में ही। तो नेचर ने एक शानदार अरेंजमेंट किया, नेचर ने जानबूझकर इन 5 स्ट्रक्चर को, आर्टरी, वेन, नर्व, लिम्फेटिक्स और वास डिफरेंस को, एक बड़ी मजबूत स्ट्रक्चर कोड लाइक, जैसे कोड अपने हाथ में होता है ना, देखो देखो ये कोड है व्हाइट फाइब्रस के, इस तरह की कोड में डाल दिया, और उसके अंदर उस मतलब कोड के अंदर, यू मानो एक मजबूत कोड है जिसके अंदर 5 स्ट्रक्चर है, और दोनों साइड से उसको नीचे भेज दिया कि जाओ भाई ब्लड सप्लाई, आर्टरी, वेन, नर्व, लिम्फेटिक्स और वास डिफरेंस को कवरिंग दे दो बेहतरीन वाली। अब मेल अपनी बॉडी को कितना भी बेंड करे, वो जो मजबूत कोड है, जो कोड जैसे ये होते हैं, वो टोन नहीं होगा, टोन हो भी गया तो उसके अंदर की जो सप्लाई है वो दबेगी नहीं, ताकि बात करें प्रॉपर ब्लड सप्लाई जाती रहे, वहां से सारी सप्लाई आती जाती रहे, नर्व, वेन, आर्टरी सब आसानी से आ जाए, वास डिफरेंस आ जाए। तो इस वजह से बॉडी ने जानबूझकर कोड लाई। कोड का मतलब क्या होता है, फिर से बताना, जैसे ये कोड होते हैं बेटा, अपने पाँव में होते हैं, पीछे बात करें टेंडो कैल्किनेस टेंडन, कोड ही तो है। तो इस तरह की एक मजबूत स्ट्रक्चर होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिक कोड, क्योंकि मेन तो स्पर्म ही आ रहे हैं ना उसमें से, बाकी स्ट्रक्चर तो आर्टरी, वेन जो है वो तो सब ऑर्गन के लिए सेम होती है। तो नाम दे दिया साइंटिस्ट ने स्पर्मेटिक कोड कि भैया इस कोड से स्पर्म आते हैं मेनली, बाकी सप्लाई तो जो होती है। तो ये देखो दोनों टेस्टिस के लिए बेटा लेफ्ट साइड भी होगा और राइट साइड भी होगा। हो सकता है आपको ऊपर का थोड़ा नजर नहीं आ रहा, कुछ नहीं है उसमें, टेंशन ना लो। तो इसमें क्या रन कर रहा है बेटा, ये स्पर्मेटिक कोड। एआईपीएमटी का क्वेश्चन, स्पर्मेटिक कोड का कंटेंट बताओ। कॉमन सेंस लगाना है भाई, स्पर्मेटिक कोड भेजा है क्यों है सर, ताकि मजबूती रहे, है ना। तो क्या क्या है उसके अंदर, आर्टरी, अब सबके आगे गोनाडल वर्ड लगा दो, गोनाडल आर्टरी, गोनाडल वेन, गोनाडल नर्व, गोनाडल, और आपकी वास डिफरेंस। तो ये 5 स्ट्रक्चर इसके अंदर से रन करेगी। आ गया समझ में, ठीक है। तो ये इस तरह से बात करें स्पर्मेटिक को, मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा, ताकि इस टेस्टिस की ब्लड सप्लाई वगैरह सब इसी के अंदर आएगी जाएगी, 5 स्ट्रक्चर होगी इसके अंदर, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम होती है हर्निया, तो वो आज हो नहीं पाएगी, या जबरदस्ती जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा तो फिर मजा नहीं आएगा समझ में। तो बेटर है आज के लिए यही बना लो, डायग्राम बना लो इसको, और इसमें सारी इंफॉर्मेशन आएगी बेटा, ठीक है। और आपको कुछ लिखना हो तो आप लिख लिया करो एक्स्ट्रा समझ में, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए सफिशिएंट है, फिर बाकी का सी यू नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, स्टे होम स्टे सेफ।